उत्तराखंड दिवस 9 नवंबर 2020 को युग चेतना संघर्ष संघ मिनी उत्तराखंड विद्युतता की ओर से आज कुछ अपने संदेश यहाँ पर से दिए जा रहे हैं। ये संदेश हमारी आजादी पर निर्भर है। हमारे देश की आजादी, चाहे हमारे राज्य की आजादी, मुल्क की आजादी, आजादी के विभिन्न अर्थ हैं। हमने देखा है हमारा आजादी का इतिहास बहुत लंबा रहा है। यह कदापि नहीं सोचना चाहिए कि हमारे देश में सन 1947 में हमें आजादी मिली है। यह आजादी का संघर्ष बहुत पुराना है, इसको हजारों साल हो गए हैं। असली आजादी का जो अर्थ है, असली आजादी की जो लड़ाई है, वो कहाँ और किस मुकाम तक पहुंची है और इसके कितने चरणों आज तक संपन्न हुए हैं, इस बारे में हम थोड़ा अपना विचार रखेंगे। सर्वप्रथम उत्तराखंड दिवस के शुभ अवसर पर उत्तराखंड राज्य की लड़ाई के लिए हमारे पर्वतीय लोगों ने लगभग 100 साल तक संघर्ष किया और तमाम यात्राएं झेली। उसके बाद एक ऐतिहासिक कुर्बानी दी और तब हमें यह अलग उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ है। तो उसी तरह से आजादी चाहे वो राज्य की हो चाहे देश की हो, वह एक समान महत्व रखती है। चाहे वो अपने समाज या गांव की हो, चाहे धर्म व संप्रदाय की हो, किसी भी प्रकार की गुलामी से निजात पाने के लिए जो भी संघर्ष हमारे मानव जीवन में हमारे मानव समुदायों ने किए हैं, उनको एक नजर देखते हुए आज हम अपने विचार व्यक्त करेंगे। साथियों, युग चेतना संघर्ष संघ के संस्थापक निदेशक जनकवि मृगल बंधु ने विगत वर्षों तक यहाँ पर लगातार इस उत्तराखंड दिवस को शहीदों को नमन कार्यक्रम के रूप में मनाया है। इस वर्ष केवल एक संदेश प्रसारण सभा के रूप में इस उत्तराखंड दिवस को मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे भूतपूर्व सैनिक मेजर श्रीमान नेत्र सिंह पाल जी इस मंच के अध्यक्ष स्वरूप बतौर यहाँ पर उत्तराखंड दिवस पर दीप प्रज्वलन कर उन आंदोलनकारियों, राज्य आंदोलनकारियों, संघर्षकारियों और जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उन युवाओं, क्रांतिकारियों की आत्मा को श्रद्धांजलि देंगे और पुनः संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य अलग होने के लिए, उत्तराखंड राज्य लड़ने के लिए लोगों के मन में सोच क्यों लगी, आखिर उत्तराखंड राज्य की अलग आवश्यकता क्यों हुई और वो 100 साल लड़ने में क्यों लगे, आखिर कुर्बानी क्यों देनी पड़ी। उसके बाद भी राज्य हमारा अलग हो गया, हमें अलग राज्य की प्राप्ति हुई। क्या जो शहीदों के स्वप्न थे, क्या वे साकार हुए? हम देखते हैं कि वो स्वप्न अधूरे हैं। इसलिए आज हमारी एक सोच बनी कि हम अपने विचारों को आगे बढ़ाएंगे और अपने देश और राज्य की असली आजादी के लिए पुनः संघर्ष करेंगे। तो इससे पहले अपनी बात व्यक्त करते हुए हम देश और उत्तराखंड के शहीदों को नमन करते हुए दीप प्रज्वलन करेंगे और शहीदों के नाम हमारे माननीय नेत्र सिंह पाल जी के कर्तव्यों से दीप प्रज्वलन होगा। साथ में हमारे बीच के युवा साथी नीरज जोशी जी ने इस चेतना को जगाने में जो योगदान दिया है, वही इतिहास में स्मरणीय रहेगा, क्योंकि 4 दशक से संघर्ष कर रहा जनकवि अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सका। इसका बहुत कुछ लंबा इतिहास है। इस इतिहास को चंद 3 वर्षों में बदलने वाला ये युवा साथी नीरज जोशी एक बेमिसाल उदाहरण हमारे पास है। उसी प्रकार से
हमारे बीच में ये युवा जागरूक संघर्षशील युवा हर्षित जी भी हैं। ऐसे होनहार युवाओं का हम स्वागत करेंगे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। साथ ही हमारे बीच में इस उत्तराखंड दिवस कार्यक्रम में श्री सिंह कुंवर जी भी मौजूद हैं, जो अपना काम छोड़ के यहाँ पर आए हैं और ये भी लगातार कई विगत वर्षों से इस जनगति की सोच को आगे बढ़ाने के लिए अपना भरसक योगदान देते रहे हैं। और साथ में हमारे नरेंद्र हैं और कविता है, रक्षित भाई बच्चे हैं, ये बैठे हैं, ये अभी से कुछ सोच रहे हैं, अभी बच्चे हैं, नादान हैं। और आप ये देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर बहुत बड़ी सभा जुड़ी हुई है। हम 4-5 लोग ही सभा को आयोजित करते हैं और अपने विचार रखते हैं। पिछले वर्षों मैंने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए थे तो जनता ने इसमें उतनी दिलचस्पी नहीं ली, क्योंकि हमारे कौतिक नहीं लगते हैं। कौतिकों में भीड़ लगती है, जहाँ पर विचार विमर्श की बातें होती हैं वहाँ पर लोग कम रहते हैं। तो इस बार मैंने आमंत्रित किया है, मैं किसी को बुलाया है। मेरा एक कार्यकारिणी के 2 सदस्य हैं, तो मैं दीप जलाऊंगा और अपनी बात रखूंगा। विशेषता उत्तराखंड की संस्कृत की शिक्षा, मान मर्यादा और इसकी शासनिक व्यवस्था पर मैं आज कुछ बातें रखूंगा और अपनी ओर से आग्रह करूंगा उत्तराखंडियों को फिर से युग चेतना संघर्ष संघ के आधार पर उत्तराखंड नवनिर्माण, देश नवनिर्माण की ओर हमें अग्रसर होकर के अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य रहा है जिसने देश दुनिया को दिग्दर्शन किया है और राष्ट्र की किसी भी क्रांति का अहम भूमिका अदा की है। प्रगैतिहासिक काल से जुड़ा हुआ उत्तराखंड आज विकसित, शोषित, कुचलित क्यों रहे? यह धरती का स्वर्ग, तीर्थ, महाखंड, दिव्य खंड आज विपक्षों के गर्त में क्यों डूबते जा रहे? यहाँ के लोगों की पीड़ा को सुनिए, यहाँ की अव्यवस्थाओं को देखिए। हम चाहते हैं फिर से हमारी आवाज बुलंद होनी चाहिए। जिस उद्देश्य को लेकर के हमारे उत्तराखंड ने अपनी आहुति दी है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें फिर से एकजुट होने की जरूरत है। धन्यवाद साथियों। इससे पहले मैं कुछ विषय अपना पेश करने से पहले माननीय श्रीमान नेत्र सिंह चौहान जी से निवेदन करता हूं कि आप उत्तराखंड दिवस पर हमारे संघर्षकारियों, आंदोलनकारियों एवं शहीदों को नमन करते हुए दीप प्रज्वलन करने का कष्ट करें। धन्यवाद। माननीय नेत्र सिंह चौहान जी एवं नीरज जोशी जी। मैं माननीय नेत्र सिंह चौहान जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपनी श्रद्धा के सुमन यहाँ पर उन क्रांतिवीरों को नमन किए और हमारे युवाओं को आशीर्वाद दिया कि हमारे पूर्वजों ने जो कष्ट सहन किए, जो झेले, उनकी पीड़ा आज हमारे दिल में होनी चाहिए और हमें उनके मार्गों का अनुसरण करना चाहिए। मैं नीरज जोशी जी का भी हार्दिक अभिनंदन करते हुए आभार भी व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपनी मेडिकल सेवा आज बंद करके यहाँ पर हमारे इस दीप प्रज्वलन में अपना एक अमूल्य योगदान दिया है। इसके लिए हम माननीय श्रीमान नीरज जोशी जी के भी आभारी हैं। और हमारे बीच में नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं, इन बच्चों का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इनकी भी उभरती हुई सोच, उमंग है कि हम आने वाले जीवन में अपने देश, अपने राज्य, अपनी जनता, अपने समाज के लिए संघर्ष करते रहेंगे। धन्यवाद। यहाँ पर हम आज कोई सांस्कृतिक मंच और अधिक विस्तृत कार्यक्रम लेकर के नहीं पहुंचे हैं। हमें केवल आज उत्तराखंड दिवस को विगत वर्षों से मैं मनाते आ रहा हूँ और मैंने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस वर्ष मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सका हूँ, क्योंकि परिस्थिति यह इस कदर है
कि हमने यह उचित समझा कि इस वर्ष एक संदेश प्रसारण सभा के रूप में हम उत्तराखंड दिवस को जो कितना संघर्ष संघ के कार्यालय में मनाते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर कार्यकारिणी के मुख्य सदस्य उपस्थित हुए हैं और उत्तराखंड दिवस को मना रहे हैं। तो साथियों, हमारा मकसद यह है कि राज्य अलग हो गया, देश अलग हो गया, हमारी आजादी मिल गई, देश को भी, राज्य को भी मिल गई, मगर इस जंग में ये 4 दशक जो यहाँ पर संघर्ष देखे, झेले और अनुभव किए और इन सामाजिक, शासनिक, धार्मिक व्यवस्थाओं की परंपराओं के संपर्क में आया, तभी तो लगा कि सारे संघर्ष अभी तक अधूरे रहे हैं, कहीं से कोई भी पूरा संघर्ष पूरा नहीं हो पाया। इसलिए किसी भी अधूरे संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए आने वाली नई पीढ़ी की जिम्मेदारियां होती हैं। अपनी अपनी तरफ से लोग विचार देते हैं, विचार विमर्श करते हैं, सुझाव देते हैं, लेकिन जो राजनीति के स्वार्थी लोग होते हैं वो उनकी उपेक्षा करते हैं। अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए बड़े बड़े उत्सवों महोत्सवों का आयोजन करते हैं और अपार धन दौलत पूंजी जुटाकर वाहवाही लुटाते हैं। हम वो लोग हैं, मैं विगत वर्षों में जो भी कार्यक्रम किया कि पिछले वर्ष टेंट और साउंड का किराया भी मैं नहीं चुका पाया, जो कि यहाँ पर हमारे लीडर जोशी जी हैं, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा भुगतान किया। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि हम मेला लगाएं, भौतिक लगाएं, पैसा कमाएं। अगर हमें पैसा कमाना होता तो हम कुछ और करते, ऐसा नहीं करना है। हमें केवल अपने समाज, देश काल की परेशानियों को देखते हुए अपना जीवन पूरा इन्हीं के लिए समर्पित कर देना है। चाहे हम भूखे रहें, चाहे हम प्यासे रहें, चाहे हमें आपदाएं हों, चाहे हमें बीमारियां हों, चाहे दुख तकलीफें हों, हम रात दिन संघर्ष करते हैं। साथियों, मैं उत्तराखंड का मूल निवासी, अल्मोड़ा का निवासी हूँ। मैंने इस उत्तराखंड की सरजमी पर 4 दशक संघर्ष किए हैं और मैं 8 अगस्त 1994 को पहली बार मीडिया से जुड़ा था और मैंने मीडिया में अपना प्रथम शीर्षक दिया था, देश को कुशल संचालन की आवश्यकता है। तो हमारी सोच वही है कि देश में कुशल संचालन और व्यवस्था चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है, देखा नहीं जाता है। सब अपने स्वार्थों में लिप्त लोग हैं, लोग एक दूसरे को नकारते हैं, एक दूसरे पर वार प्रत्याहार करते हैं और अपनी बाजी मारते हैं, कुर्सी हथियाते हैं, सत्ता हथियाते हैं, धर्म हथियाते हैं, जाति हथियाते हैं, अपनी सत्ता दागे बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग अपना सब कुछ दान करके, सब कुछ निछावर करके इस देश, राज्य, समाज की जनता के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, जो कई पीढ़ियों तक जनता के सुख के काम आते हैं। ऐसे कार्य कर जाते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर थोड़ा सा उत्तराखंड लड़ाई के बारे में 2 बात रखना चाहूंगा। यह उत्तराखंड अलग बनने की जो बात आई वो क्यों आई, आखिर क्या प्रश्न है? देखिए, उत्तराखंड का भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और धार्मिक तमाम जो भी हमारी जो व्यवस्था है, ये देश के अन्य भागों से बिल्कुल विपरीत है और भिन्न है। एक दूसरा ऐसा है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जब एक ही राज्य के रूप में थे तो एक बहुत बड़ा राज्य था। उत्तराखंड गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा तमाम दूर दराज क्षेत्रों से राजधानी लखनऊ पहुंचने तक लोगों को दिक्कत होती, इलाहाबाद कोर्ट में पहुंचने तक दिक्कत होती। दूसरा यह चीज है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोरों तक जाने तक भाषा, रीति, परंपरा हर चीज में बदलाव हो जाता है। एक राज्य की परिसीमा में ये भौगोलिक परिवेश नहीं आ सका। एक परेशानी यह थी। दूसरी परेशानी यह थी कि बाहर के लोग उत्तर प्रदेश के नाम से, उत्तर प्रदेश के नाम, राज्य के नाम से उत्तराखंड की अपार सुख समृद्धि का विदोहन, शोषण करने में सदियों से जुटे हुए और हमारे उत्तराखंड के मूल निवासी जो थे वो अपनी मौलिक सुख सुविधाओं से वंचित रहते थे। तो इस उद्देश्य से भी लगा
कि वो कब तक तड़पते रहेंगे। आपको जानकारी दे दूं कि उत्तराखंड का इतिहास बड़े गंभीर आपदा विपदाओं, संकटों और यातनाओं से गुजरा हुआ। उत्तराखंड की भूमि में कभी भी पहाड़ की जनता ने 2 रोटी सूख की चैन की नहीं खाई। जहां पर प्राचीन काल से ही बड़े बड़े अत्याचारी और क्रूर राजाओं ने इसकी अपार समृद्धि का शोषण करने के लिए यहाँ पर धन बल से अधिकार किया और यहाँ से अपार माया लूटकर अपने राज्य, अपने देशों में ले गए। और जब सरकार के अगर मांग की जाए तो उसका दमन और विपणन, पर बात ये थी अपने देश की भी सरकार नहीं थी। जब उत्तराखंड राज्य की मांग शुरू हुई, बात था अंग्रेजी शासन का। 1815 में अंग्रेजी शासन हमारे उत्तराखंड में भी पहुंच गया। यहाँ पर उपनिवेशिक रियासत उसने स्थापित कर ली थी। तो उससे पहले ही पहाड़ के लोग जागरूक थे। तो मैं संक्षिप्त में कहूंगा कि सर्वप्रथम हमारे कुमाऊं के महान इतिहासकार राय बहादुर बद्रीधर पांडे और हाईकोर्ट के न्यायाधीश देवीदत्त जी ने सर्वप्रथम अल्मोड़ा रामदेव इंटर कॉलेज के प्रांगण पर अलग उत्तराखंड राज्य की मांग उठाई। उन्होंने यह कहा कि अगर हमारा अलग राज्य होगा, हमारी सीमाएं सीमित होंगी, हमारे भौगोलिक पर्यावरण एक समान होंगे, हमारी बोली भाषा रीति परंपरा एक होगी, हमारी राज्य की केंद्रीय सरकार इस परिसीमा के भीतर होगी, हमारी दिक्कतें दूर होंगी। तो इसलिए उन्होंने आवाज उठाई। तो लगा लोगों को कि यह मांग जायज। तो यह मांग सन 1896 से आगे बढ़ी और सन 1916 में अल्मोड़ा में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ बद्रीधर पांडे जी के नेतृत्व में। तो परिषद के माध्यम से, संगठन के माध्यम से इस मांग को आगे बढ़ाया गया और तब तक उत्तराखंड से लेकर के मैदानी क्षेत्रों की ओर भी यह आवाज बढ़ी कि उत्तराखंड को अलग होना चाहिए। उत्तराखंड राज्य के रूप में नहीं बल्कि हमारे देश की एक धरोहर के रूप में एक अलग सुरक्षित खंड होना चाहिए। इसमें यह विचार करना बहुत जरूरी। तो उसके बाद यह मांग राज्य स्तर पर उठी। सन 1928 में जब ब्रिटेन से साइमन कमीशन भारत भेजा गया अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, तो उसी समय कुमाऊं परिषद ने वो मांग साइमन कमीशन के आगे रखी और इस पर विचार विमर्श करने के लिए आश्वासन दिया गया। बढ़ते बढ़ते यह मांग सन 1938 श्रीनगर सर्वदलीय सम्मेलन में पहुंची और पंडित जवाहरलाल नेहरू के आगे इस मांग को रखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस मांग को जायज बताया और आगे इसको बढ़ाने के लिए आश्वासन दिया। उसके बाद कश्मीर के राजा हरिश्चंद्र सिंह ने भी इस उत्तराखंड की मांग को समर्थन दिया। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस मांग को उठाने की कोशिश की। सन 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था उसी के दरमियान, उसके बाद भी जब ये पूरे राज्य स्तर पर मांग हुई तो आपको बता देना चाहता हूं, जिन पर्वत पुत्रों की निगाह इस उत्तराखंड पर थी कि हम यहाँ के आका बने रहे और यहाँ की माल मलाई को चूसते और चाटते रहे और माला माल होकर के अपने राज्य उत्तराखंड से लेकर के देश विदेश में अपना टंगा लगा। तो इस तरह से ये हमारे आला आकाओं की नीयत रही। किसी भी पर्वत पुत्र गोविंद बल्लभ पंत ने जब भारत छोड़ो आंदोलन के बाद आजादी का आंदोलन नजदीक में था, सन 1947 की आजादी थी, उसी समय इस उत्तराखंड की आजादी को उन्होंने ठोकर मारी। और बता दूं, इसीलिए मैंने आपको हेडिंग आज दिया कि हम देश और राज्य की आजादी पर बात कर रहे हैं। यहीं पर यह बात मेरी होती है, यहीं पर मैं इस बात को बोलना चाहता हूँ।
आगे गोविंद वल्लभ पंत जी ने उत्तराखंड की मांग को क्यों ठुकराया। तो दोस्तों ध्यान रहे, जिस प्रकार से उत्तराखंड की मांग को गोविंद वल्लभ पंत द्वारा ठुकराया गया, उसी प्रकार से हमारे देश के आलाताओं, नेताओं, संचालकों द्वारा भी अलग देश की राज्य को, देश की आजादी को भी ठुकराया गया, गुमराह किया गया। आप कहोगे क्यों, हमें तो 47 में आजादी मिली है, तो इसलिए मैं 2-4 शब्द वहां जाता हूं, फिर इसके बाद यहां आता हूं। वह इसलिए कि अलग देश आजादी की जो मांग थी वह अंग्रेजों के सामने थी। उसके साथ यहाँ पर धीरे धीरे 2 जंग आजादी के छिड़ गई। प्रथम जंग जो हजारों साल से चल रही थी, उस जंग का नाम क्या कहेंगे, वह जंग है कि मनुवादियों की गुलाम में जो दलित लोग थे वो अपना संघर्ष लड़ रहे थे कि हमें पहले इन ब्राह्मणवादी नीति से, इन मनुवादी नीति से छुटकारा मिलना चाहिए। इसलिए उसी समय जागरण का समय था। आप जानते हैं 19वीं शताब्दी के मध्य में महाराष्ट्र से ज्योतिबा फूले जैसे क्रांतिकारियों ने इस मांग को आगे बढ़ाया था कि मनुवादियों की जो घोर गुलामी यहाँ के 80% मूलवासी झेल रहे हैं, यह बहुत अत्याचार है। सामाजिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक अधिकार सब वंचित है उनके। और कौन सी आजादी की लड़ाई हमारे देश के नेता लड़ रहे हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले अपने अपने घर के लोगों की आजादी को वो पहचाने, उनकी गुलामी से उनको मुक्त करें। यह आवाज ज्योतिबा फूले ने उठाई थी। उन्होंने 1848 में सबसे पहले यहाँ के अशिक्षित वर्ग, गरीब तबके, उपेक्षितों के लिए शिक्षा की सोची। तब उनके कहना है कि हमारे देश के यही सबसे पहले कवि लेखक थे जिन्होंने वास्तविक ज्ञान दर्शन का ज्योति जलाया। उनका नाम ही ज्योतिबा फूले। तो उन्होंने 1 जनवरी 1948 को महाराष्ट्र में अहिल्याबाई शिक्षा संस्थान खोला था, जिसमें हजारों लाखों लोगों को शिक्षा दान किया गया। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है गुलामगिरी। उस गुलामगिरी में सच्चाई दिखा दी थी कि मनुवादियों की नीयत क्या है और यहाँ के आदिवासियों की हालत क्या है। तो दोस्तों उनका इतिहास रहा। वहां से ये आजादी की लड़ाई बहुत तगड़ी चल रही थी, बहुत क्रांतियां हो रही थी, लोग बलिदान दे रहे थे। उसी भी यहाँ भारत में अंग्रेजों से भारत की आजादी का भी बेड़ा चला हुआ, लेकिन इसमें दोहरी नीति छिपी हुई थी। अगर दोहरी नीति नहीं छिपी होती, मैं एक बार और बता देना चाहता हूं, सन 1857 में जो क्रांति पहली बार हुई थी, तो उसमें लगभग क्रांति कर रहे 3 लाख से अधिक क्रांतिकारियों ने अपने प्राण गंवा दिए थे। और इतना भीषण हुआ कि उसको ऐतिहासिक गदर कहा गया। उसके बाद लगभग हमारा देश अंग्रेजों से खाली हो गया। अंग्रेजों से खाली हो गया, अंग्रेज रहे नहीं, 2-4 बचे बड़ी मुश्किल से। मचे अपना भेष बदलना पड़ा उनको, अपना भेष बदल करके इंग्लैंड गए। उन्हीं का सब कहां गए, उन्हीं का सब गए, हम बच गए। तुम कैसे बच गए? उन्हीं का हमने अपना भेष बदला। कोई हम मुसलमान के भेष में बने, कोई ब्राह्मण के भेष में बने, बच के आए हैं, आप तुमको सावधान करने आए हैं, तुम बच लो। तो ये स्थिति कर दी थी हमारे क्रांतिकारी ने 1857 की गदर में। मगर जब अंग्रेज ब्रिटेन पहुंचे तो उनको इतनी ग्लानि हुई, क्योंकि एक तरफ तो वो और देशों से भी दिक्कत में थे, लेकिन यहाँ का जो अपार सुख साधन था, यहाँ की जो अपार धन समृद्धि थी, उनसे उनका छुटकारा होना बहुत बड़ी चीज थी दुनिया में। उन्होंने 2/3 देशों पर अपने उपनिवेश जमाए थे, लेकिन ये देश उनका एक अलग उपनिवेश था। तो उन्होंने वहां जाकर के पार्लियामेंट में फिर से विचार किया कि किस तरह से हम अपनी उस विरासत को फिर से, अमानत को फिर से अपने कब्जे में ले सकते हैं।
तो उन्होंने बार बार विचार मंथन किया, संसद में विचार किया और सोचा कि कोई उपाय है। तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी थे, बड़े राजनीति के खिलाड़ी थे, उनके आगे तो भारत के नेता कुछ भी नहीं। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने कहा ऐसा है, जो आज तक हमारे दलाल, हमारे चाटुकार भारतीय उस भारत में है, उनके परिवारों को याद करो और उनसे इस बात को कहो कि तुम क्या चाहते हो। हुआ ही, उनकी आपस में मीटिंग हुई। उन्होंने जब परिवारों को याद किया तो भारत के 2 दर्जन परिवार दलाल चाटुकार उनके थे, जिनसे उन्होंने गुप्त संपर्क किया और पुनः भारत में बसने की योजना बनाई। तो उनमें मुख्यतः सिंधिया परिवार, राजस्थान की जींद रियासत, हैदराबाद का नवाब, पटियाला राजघराना सहित 2 दर्जन से अधिक परिवार थे, जिन्होंने अंग्रेजों को जन धन बल और सेना, हैदराबाद के नवाब ने तो सेना का सहयोग देने तक का वादा दे दिया। तो अंग्रेजों के हौसले बुलंद हुए, इन्होंने उनको साथ दिया। उससे पहले भी 1757 की जो बात कहूं, वहां पर भी मुगल शासन था। उसी 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, मीर जफर नाम का सेनापति था, सिराज उद्दौला बंगाल का गवर्नर था। तो सेनापति मीर कासिम को अपने बहकावे में लेकर के अंग्रेजों ने सिराज उद्दौला की मृत्यु कर दी और बंगाल पर अधिकार कर दिया। वो था लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ने जब बंगाल पर अधिकार किया, उसने उथल पुथल मचाई, जो लूट मचाई, भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी एक ही बंगाल से वो लूट। उसने 900 जहाजों में हीरा मोती सोना चांदी भर के अपने इंग्लैंड में पहुंचा दिया। दोस्तों, ये इतिहास कहां दबा पड़ा है, ये बड़ी दर्द भरी बात है। और बंगाल में अधिकार कर दिया। उसी दिन बंगाल से ही ब्रिटिश कंपनी का शासन शुरू हुआ था। 1857 में अब अंग्रेजों से गुलामी से मुक्ति होने का जो आंदोलन था, उसमें अंग्रेजों से पूरा देश खाली हो गया था। लेकिन भारत के गद्दारों ने उन्हें फिर यहाँ बैठा दिया। तो बैठा दिया। अब आया 1947, 100 साल का अंतर पड़ रहा है, आंदोलन चल रहा है, लेकिन दोगलनी नीति से हमारे भारत के क्रांतिकार चल रहे हैं। हमारे देश के आला आका नेतृत्वकारी आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरह से हम इनकी चाटुकारिता करते रहें और इनकी कमाई में हमारी भागीदारी बनी रहे और ये शासन ये करें, हम मौत से माल मलाई उड़ाए। अगर शासन की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम इतना सुख वैभव नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नर जो हैं और वहां के शासक जो हैं, वो बहुत तेज तरार है, शासन को बहुत तरीके से चला लेंगे। हम उनके दलाल रहेंगे और खूब खाएंगे पिएंगे, यश करेंगे, संपत्तियां जोड़ेंगे, अमीर हो जाएंगे, ज्यादा संपत्ति हो जाएगी, कहीं देश की आसत खरीद लेंगे। तो ये चीज सोचते हुए आगे का आंदोलन चल रहा था। और वही हुआ इस दौर में, जब दौर की मैं बता रहा हूँ, सन 28 में कमीशन भारत आया। मैंने उत्तराखंड की राज्य आंदोलन की लड़ाई को वहां से जोड़ा था। वो कमीशन उन परिस्थितियों को लेकर के आया था जो मैं अभी तक बता रहा हूँ, किस तरह से भारत में हम अपना आधिपत्य करते रहेंगे और जो ये मांग कर रहे हैं बार बार, इनको कैसे शांत करेंगे, कैसे यहाँ विधान बनाएंगे, इनको कैसे लगे कि हमारी सरकार है, सोचें। तो उन्होंने कहो बुद्धि घुमाई। तो कमीशन में ये हमारी मांग रही। कमीशन अपने हिसाब से आया था। तो उन्होंने सबसे पहले भारतीय अधिनियम बनाए, विधान बनाए, वो भी बनाया। वो 1935 की बात है। 1928 में साइमन कमीशन आया था। 1935 में उन्होंने भारतीय शासन अधिनियम बनाया। तो उसमें यहाँ जो सत्ता थी, उस सत्ता की 3 भागीदारियां बताई। उन्होंने कहा मुसलमान और हिंदू जो हैं इसमें भागीदार रहेंगे, दलित को भी स्वतंत्र अधिकार दिया जाएगा। लेकिन वह आंदोलन दलित को स्वतंत्र अधिकार दिया जाएगा जब कहा, तो वह आंदोलन ने अपना करवट बदल दिया। इसमें गांधी सब विरोधी खड़े हो गए। उन्होंने कहा नहीं, दलितों को अलग अधिकार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दलित जो है हिंदू के अभिन्न अंग है, उनको अलग से निर्वाचन क्षेत्र नहीं दिया जाएगा। अम्बेडकर ने यहाँ गवर्नर हाउस की मीटिंगों से लेकर के ब्रिटिश संसद तक जब बाजी ठोक दी
कि कोई गांधी हो चाहे नेहरू हो, यह सिद्ध कर दे कि दलित हिंदू का अभिन्न अंग है। रोटी बेटी का संबंध नहीं, सामूहिक भोज का संबंध नहीं, सामूहिक धर्म उत्सवों का और अनुष्ठानों का अधिकार नहीं, उनका पतन, उनका हनन, उनका दमन, और आपकी कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि अभिन्न अंग है। कैसे कह सकते हैं अभिन्न अंग है? तो इसी परेशानी से निजात पाने के लिए दलितों को स्वतंत्र अधिकार की आवश्यकता है। ये लड़ाई चली तो ये दोगली राय हुई और बार बार इन्होंने वो क्या प्रयास किया। तो सन 1932 तक, सन 1930 से 3 गोलमेज समाई ब्रिटिश सरकार ने बुलाई। 32 सन 1932 के सम्मेलन में आगे अधिकार दे दिया था, लेकिन 31 के सम्मेलन में अधिकार दलितों को अलग वहां पर दिया गया था। लेकिन सन 32 में 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने इस अधिकार के विरोध में अनशन ले लिया था। तब ब्रिटिश पार्लियामेंट और भारतीयों के बीच में समझौता करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि विद्रोह की आशंका थी। तब वो समझौते में वो अधिकार तो छीन लिया, लेकिन आरक्षण दिया गया कि हम आरक्षण देंगे। तो इस तरह से यह आजादी घूम गई। भारत छोड़ो आंदोलन तो हुआ, लेकिन वास्तविक रूप से भारतीयों ने भारत छोड़ो आंदोलन नहीं चलाया। अगर भारत छोड़ो आंदोलन होता सन 1857 की तरह भारत छोड़ करके अंग्रेज चले गए होते, वे यहाँ पर दोबारा शासन करने की कोशिश नहीं करते। उन्होंने यहाँ पर अंतरिम सरकार बनाई, लॉर्ड वेवेल ने योजना बनाई, लेकिन वो फेल हुई। फिर उन्होंने रंगून से लॉर्ड माउंट बेटन को बुलाया और बोला जाओ भारत में जाकर के उनका समझौता करो। तो भारत में ये समझौता होना था कि सभी लोग लिप्त लोलुप थे। मोहम्मद अली जिन्ना अलग पाकिस्तान मांगने लगे और गांधी दलितों के अधिकार के विरुद्ध खड़े हो गए और तमाम यहाँ परिस्थितियां थी। वहां विभाजन की भी समीक्षा थी, सरकार का गठन भी था। तो इसलिए लॉर्ड माउंट बेटन को सन 1946 में यहाँ पर भेजा गया और उन्होंने यहाँ पर विभाजन एवं अंतरिम सरकार गठित की। तो क्योंकि हम ये कह रहे हैं, क्यों विभाजन किया, क्यों अंतरिम सरकार गठित की और 15 अगस्त 1947 को क्यों सरकार सत्ता का हस्तांतरण अपने हाथों में इस देश के लोगों ने लिया। अगर देश आजाद हो गया होता तो अंग्रेजों का सत्ता हस्तांतरण देने का क्या मतलब था? तो हमारा देश अभी भी गुलाम है अंग्रेजों। उन्होंने 99 साल के लिए सरकार को लीज में भारत के गद्दारों को दे रखा है, जिन्होंने जो कहते हैं कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो गांधी हो चाहे वो नेहरू हो। आजादी की लड़ाई लड़ी तो लेकिन केवल दलितों ने लड़ी। क्यों लड़ी? वो मानवता की आजादी मांग रही थी, वो मानवता की आजादी मांग रही थी, चाहे कोई अंग्रेज हो चाहे कोई हिंदू। तो अम्बेडकर ने जो कार्य किए, जो संघर्ष किए, वो भारतीय इतिहास में बेमिसाल है। फिलहाल हम देश की आजादी की बात कर रहे हैं तो सन 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया। अंग्रेजी सत्ता यहीं पर काबिज रही और अंग्रेज अपने देश में चले गए, इनको विधि विधान सौंप गए और 1947 को भारतीय विधि विधान अधिनियम पारित हो गया। उसके आधार पर यहाँ सरकार को चलना है और ब्रिटेन की रानी को वीजा की जरूरत नहीं है, भारत आने की उसको अधिकार दिया गया है। और हमारे राष्ट्रपति भवन के आगे से समर्पित गोल जो खड़ा है, स्तंभ खड़ा है, उसमें उनके राज्य चिन्ह का निशान अभी भी है। वो क्यों है? और उन विधानों के आधार पर संविधान लिखने के लिए अम्बेडकर को क्यों विवश किया गया? अम्बेडकर को विवश किया गया, अम्बेडकर को इतना विवश किया गया, उनके आगे कोई विकल्प नहीं रह गया। लेकिन उस बुद्धि के महारथ ने, उस महान विद्वान ने, उस कानूनविद ने, उस धुरंधर वैज्ञानिक दार्शनिक ने अपनी वह बुद्धि लगाई जिससे यहाँ के उपेक्षित पीड़ितों को एक नया जीवन मिला है और आज भी उनके आधार पर उनका पावर है। वे 150 से अधिक सीटों पर आज हमारे लोकसभा में हैं। तो ऐसे विधानसभाओं में उनका स्थान है। तो अम्बेडकर जी को मैं नमन करता हूं और ऐसे ही हमारे अन्य जो क्रांतिकारी जैसे
जिन्होंने वास्तविक आजादी की लड़ाई लड़ी उनमें सुभाष चंद्र बोस। इन गद्दारों के तो काम बहुत ऐसे रहे जो असली आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उसको आजादी की लड़ाई नहीं लड़ गई। सन 1924 में सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के एग्जीक्यूटिव कमिश्नर बन गए थे, लेकिन 1929 में जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ था उसके बाद उन्होंने अपनी कमिश्नरी छोड़ दी थी। मैं उस भारत के क्रांतिवीर को नमन करता हूं जिसने कमिश्नरी का रैंक छोड़ करके भारत की आजादी के लिए क्रांति लड़ी थी। और उसके बाद उन्होंने देश में युवाओं को संगठित किया और एकत्रित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा किया, तो देश में समर्थन मिला। 1938 में वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, लेकिन महात्मा गांधी को उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना शायद नहीं हो सका। वह उनके विरुद्ध खड़े हो गए और अनशन की धमकी दी, इनको हटाओ। तो उन्होंने जबरदस्ती सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटा करके जबरदस्ती जवाहरलाल नेहरू को रखा और उनको अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री और सरदार पटेल को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का उत्तरदायित्व दिया गया। तो सुभाष चंद्र बोस को लगा कि मैं देश की आजादी के लिए जंग लड़ रहा हूं, लेकिन ये राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं हमारे नेता जिनको हम किसी को। मैं ये भी बता दूं, सुभाष चंद्र बोस ने ही सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का नाम दिया था। आज राष्ट्रपिता ही उनके विरुद्ध हुए तो उनको बहुत आक्रोश हुआ। उन्होंने कहा करो मरो। उन्होंने सन 1941 में अपना भारत देश छोड़ा, वो जर्मन गए और हिटलर से प्रेरणा ली किस तरह से अपनी आजादी की जंग में लड़ेंगे, और वहां से जापान जाकर के उन्होंने आजादी हिंद फौज का गठन किया। इसके साथ ही उन्होंने फौज का ही नहीं बल्कि आजाद हिंद सरकार बनाई, अपनी मुद्रा भी छपाई और जहां अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया 11 देशों ने उनकी सरकार को समर्थन दिया था। वो था क्रांतिवीर हमारे देश का, एक ही क्रांतिवीर हुआ था जिसने धरती को हिला दिया, देश दुनिया को हिला दिया। लेकिन इतना करने के बाद उसने आक्रमण किए। 60,000 सैनिक उसकी सेना में थे, 26,000 सैनिकों ने उस आंदोलन में अपनी जान आहुति दी। आखिर यह कांप गई धरती। यहाँ के दलालों ने सोचा कि सुभाष अब अंग्रेजों को भगा देगा तो हम क्या करेंगे, हमारी दलाली अधूरी रह जाएगी, हम चाटुकार क्या करेंगे। इसलिए इस सुभाष को अपने रास्ते से हटा डालो। ये कूटनीति, रणनीति, षड्यंत्रकारी नीति जब बनी तो सुभाष को रास्ते से हटाने के लिए जासूसी अभियान चलाया गया। उनको जासूस अभियान चला करके सन 1945 में कह दिया कि वो रूस की उड़ान में थे और जहाज से ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त होकर के उनकी मौत हो गई। लेकिन यह ऐसा नहीं हुआ। सन 1945 में सुभाष की मौत नहीं हुई। वह गुमनामी बाबा के रूप में सन 1980 में 75-80 के लगभग में फैजाबाद, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में मिले। तो देखिए 270 फाइलें आज तक उनकी जासूसी की मौजूद हैं। न कांग्रेस सरकार उनकी जांच पड़ताल करने को तैयार है, न मोदी सरकार, क्योंकि वो काला झूठ अगर करता है तो सारे ये आंदोलनकारी, सारे जो आजादी के संघर्षकारी हैं, ये सब नपते हैं, इनका काला सा सामने आता है। इसलिए उन फाइलों को दबाया जा रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ यहाँ पर से आजादी नहीं लड़ी, बर्बादी लड़ी, फिर से गुप्त गुलामी लड़ी, यहाँ गुलाम बनाया। आज ब्रिटिश विधान के अंतर्गत हमारा देश चलता है। इसलिए साथियों, सुभाष जैसे लोगों को रास्ते से हटा दिया। उसके बाद अंतरिम सरकार बनी। सरकार के अंदर अध्यक्ष कौन होगा, सरकार के अंदर प्रधानमंत्री कौन होगा, इस बात के लिए जब मत गणना हुई, सरदार पटेल के पक्ष में 15 में से 13 मत हुए थे। लेकिन गांधी फिर अगड़ गए कि पटेल को प्रधानमंत्री नहीं होना होगा, यदि अच्छा होगा मैं अनशन में अपने प्राण निकाल दूंगा। देखिए हमारे राष्ट्रपिताओं की करनी धरनी। तो सुभाष पटेल जैसा लौह पुरुष, योग्य पुरुष, कर्मठ, बुद्धिजीवी, दूरदर्शी, पारदर्शी नेता को 15 में से 13 बहुमत मिलते हुए भी लाभ मत नेहरू को रख दिया।
और पटेल जानते थे कि मैं अगर विरोध करता हूं उपद्रव हो जाएगा, चारों तरफ से देश उपद्रवों के दंश में है। एक राष्ट्रभक्त था, उसने राष्ट्र के हित के लिए मुझे अभी विद्रोह करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस बैठ गए, गृह मंत्री का पद स्वीकार कर लिया, प्रधानमंत्री नेहरू को बना दिया। ये काम किए हमारे गांधी जी ने हमारे देश के। क्यों नहीं बनाया गया पटेल को जब बहुमत उनका था? क्या कारण? उसके बाद महात्मा गांधी ने कहा विभाजन पाकिस्तान का नहीं होने दूंगा, अपने देश को नहीं टूटने दूंगा, मुसलमान हमारा भाई है, मेरी लाश पर बनेगा। लेकिन जब सवाल कड़क से उठा कि सत्ता में भागीदारी दलितों की भी होगी, लेकिन गांधी को लगा सत्ता में अगर स्वतंत्र भागीदारी दलितों की भी 80% है, सरकार इनकी हो जाएगी, हम क्या करेंगे? इसलिए गांधी ने अनशन ले लिया, प्राण देने के लिए वादा कर दिया। तो अम्बेडकर भी झुके, उन्होंने कहा इसके प्राण जाने से भला तो मैं रुक जाता हूँ, कोई नया रास्ता ढूंढता हूँ। इसलिए गांधी से समझौता किया 32 में कि तुम करो गांधी जी जो कुछ करना है तुमने। तो जब वो अधिकार की बात वहां पर भी आई 46 में, जब नई सरकार बनने की बात आई तो वहां पर गांधी जी फिर अगड़ गए। उनके मन में ये प्रश्न था कि इसका फायदा उठाऊंगा। जब परिस्थिति को सुधारने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ भेजा गया, लॉर्ड माउंटबेटन ने गवर्नर हाउस में अम्बेडकर जी को बुलाया, नेहरू जी को बुलाया, सबसे बातें चीजें हुई, क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको तो समझा गया। लेकिन गांधी ने एक नीति बना ली, कह दूं कि यदि दलितों को स्वतंत्र अधिकार नहीं दिया गया, मैं पाकिस्तान विभाजन के लिए तैयार हो जाऊंगा। यदि दलितों को स्वतंत्र चुनाव अधिकार दिया गया, मैं पाकिस्तान का विभाजन नहीं होने दूंगा। बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अगर पाकिस्तान का विभाजन नहीं होता, बहुत बड़ा उपद्रव होने को था, क्योंकि जिन्ना अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा था। मुसलमानों ने पहले ही नौखाली और कलकत्ता में खूनी आतंक मनाया था, आतंक उपजाया था। डायरेक्ट एक्शन दिवस के रूप में वो अलग पाकिस्तान मांग रहे थे, अलग संविधान मांग रहे थे। पहले तो नहीं चाह रहा था जिन्ना तो पहले 2 साल का मेहमान था। जब अंतरिम सरकार बनी उसने तो रिक्वेस्ट की थी कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, लेकिन गांधी ने उसको प्रधानमंत्री भी नहीं बनने दिया। बन जाता 2 साल के बाद मर जाता तो कम से कम देश तो नहीं टूटता, बड़ी रियासत तो होती, हमारी याद अमानत तो होती, हम लोगों का यूनिटी तो होती। जरूर कहा कि मैं अपनी लाश पर बनने दूंगा, लेकिन नहीं। जब गवर्नर से समझौता हुआ कि अब हम उनको आरक्षण दे देंगे और स्वतंत्र अधिकार नहीं देंगे, तब गांधी ने विभाजन मंजूर कर दिया। इस तरह से देश को तोड़वा दिया, देश को तोड़वाया, विभाजन करवाया। जल्दीबाजी में 4 महीने के भीतर विभाजन रेखा डालने के लिए कहा कि इसको 2 महीने के अंदर में विभाजन रेखा डाल दो। किसको कहा? लॉर्ड क्लिफ, एक लॉयर को, वो भी ब्रिटेन का। उससे कहा तुम यहाँ बॉर्डर जीत दो। उन्हें क्या कर दिया? भारतीय और पाकिस्तान को बांटने के लिए किसी के आंगन से रेखा डाल दी, किसी के मकान के पीछे से डाल दी, किसी का खेत पाकिस्तान में, किसी का घर हिंदुस्तान में, वो ऐसी रेखा कर दिया, जिससे यहाँ का जो है आतंक और खूनी उपद्रव खड़ा हुआ था। और जिस दिन 15 अगस्त 1947 रात को नेहरू जश्न मना रहे थे अपने देश में आजादी का, उसी दिन खून की होली चल रही थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, हिंदू और मुसलमानों के बीच में। और रेलू के डिब्बे लाशों से भर भर करके भारत की ओर आ रहे थे, शरणार्थी भाग के आ रहे थे। और गांधी भी कलकत्ता में उस खूनी आंदोलन, उस खूनी उपद्रव को रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो विभीषिका कभी नहीं रुकने वाली थी और उसने अपना पूरा अंजाम दिया और भारत को तोड़ करके आज तक कश्मीर समस्या, पाकिस्तान समस्या हमारे देश के लिए वर्ण बना दिए, नासूर बना दिए, एक रोज की अग्नि ज्वाला पैदा कर दी, एक ऐसा विस्फोटक ज्वालामुखी तैयार कर दिया जो कभी शांत नहीं हो सकता। तो इसलिए दोस्तों, ये आजादी नहीं थी, इसमें असली आजादी के रण को जो है दबाया गया और बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने, दलालों ने मिलकर के इस आजादी को गुमराह कर दिया, इसको ट्रांसफर ऑफ पावर बनाया 1947। 14 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान अलग कर दिया, 47 को भारत को आजाद दिखा दिया। रोज आजादी के गीत गाए जाते हैं,
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। कौन था वो भाग्य विधाता? किसने कहा भाग्य विधाता? सन 1911 में उस गाने को गाया जॉर्ज पंचम के सम्मान में भारत में, और 1948 में उसे राष्ट्रीय गीत बनाया था। और उस गीत के लिए ही जॉर्ज पंचम ने रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए सन 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया था। तो दोस्तों, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, इसका अर्थ समझने की जरूरत है आज भी। अधिनायक जय, अधिनायक कौन होता है? अधिनायक उसे कहते हैं जो अपने किसी अधीन राज्य का मालिक होता है। अर्थात हमारा भारत आजाद नहीं हुआ, यह अधिराज्य हुआ। इसको इंग्लिश में डोमिनियन स्टेट कहते हैं। यह आजाद नहीं हुआ, आजादी हमारी नहीं मिली है हमको। तो आज कह दो 15 अगस्त के दिन लाल किले में जाकर के भाषण चौधरी के लिए मोदी जी जाएंगे, बड़े बड़े प्रधानमंत्री जाएंगे, ये घोषणा करेंगे हम आजाद हैं। लेकिन आजाद कोई नहीं है, सब बर्बाद है। तो मैं कहता हूं आजादी के लिए खड़े उठो। क्यों गुलाम बना रखा है ब्रिटिश गवर्नमेंट की इसको? और अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को पूरा करो। क्यों उसका विरोध कर रहे हो? आज हम आगे बढ़ेंगे इस बात में। हम यहाँ पर इस आजादी का इतिहास को सीमित कर रहे हैं। आप यहाँ उत्तराखंड की ओर बढ़ रहे हैं। सन 1938 में जब उसी समय जब साइमन कमीशन आ रहा था और भारत की आजादी के लिए भी संघर्ष, खूनी उपद्रव मच रहे थे। 38 की बात है जिस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बन गए थे। वो अपनी पूरी जोर शोर से अपनी तैयारी कर रहे थे। उसी समय हमारे उत्तराखंड की मांग भी श्रीनगर सम्मेलन में उठाई गई थी। लेकिन बाद में जब मांग गोविंद वल्लभ पंत ने ठुकरा दी, उसके बाद 40 साल तक यहाँ ठंडे बस्ते में पड़ी गई। कोई सुनने वाला नहीं था। समझ गए थे लोग, जनता को हतोत्साहित कर दिया। लेकिन फिर भी सन 1987 कर्णप्रयाग सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल इस मांग को पूरे जोर से, इससे पहले 25 जुलाई 1979 को मसूरी में काशी सिंह महरी, डीडी पंत, इंद्र बड़ौनी लोगों को मैं नमन करता हूं जिन्होंने उत्तराखंड के लिए लड़ाई के लिए उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया था। और सन 87 में अभी तो आज दो उत्तराखंड को, अभी तो आज दो उत्तराखंड को, उत्तराखंड लेके रहेंगे, मर जाएंगे उत्तराखंड लेके रहेंगे, यह आवाज दी। और वास्तव में सन 94 मुलायम सिंह सरकार के काल में खटीमा, मंसूरी और मुजफ्फरनगर कांड जैसे अंजाम इस सरकार ने उन आंदोलनकारियों पर कर पाए, जिसमें 42 लोगों की जान चले गई, जिसमें हंसा धनाई, बेलमती, ऋषिकेश की रहने वाली 2 महिलाओं ने भी अपने प्राण की आहुति दी। तो तब जाके देखा कि अब इससे बड़ी खलबली कुछ नहीं हो सकती है। तब 100 साल के बाद केंद्र सरकार की चूल हिली। उस समय एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे सन 1996 में। तो मैं एक जनकवि के रूप में मैं सरस्वती के मंदिर में दुर्गा पब्लिक स्कूल में प्रथम टीचर बन के आया था। मैंने कहा अगर मुझे टीचर रखना है तो मेरे मिशन के आधार पर आप स्कूल चलाओगे और मैं यहाँ पर कोई नए कार्यक्रम दूंगा, एक नया संदेश दूंगा। उन्होंने कहा मान्य है। तो मेरा मंच गठित किया था, उस मंच का नाम था पूर्वांचल संदेश कला मंच। दीप प्रज्वलित किया था 15 अगस्त 1996 को। तो दोस्तों, यह सौभाग्य है इस कवि की जो दिव्य आत्मा इस पे ने जन्म लिया था कि तुम राज्य और देश की जनता के लिए अपनी आत्मा को प्रयोग करो। तो उसी लिए मुझे तो एक मैसेंजर के रूप में, एक संदेशवाहक के रूप में इस उत्तराखंड की सरजमी पर भेजा था, जाओ या जलाओ। तो 15 अगस्त 1996 को मैंने दुर्गा पब्लिक विद्यालय प्रांगण में अपने कार्यक्रम के तहत दीप प्रज्वलन किया था। उसी दिन संसद में उस 100 साल से लड़ी जा रही मांग पर अपनी मोहर लगाई थी। मैं इस बात का गर्व करता हूँ कि आज मेरे उठाए गए कदम भी वास्तव में दैविक थे, उनमें भी दिव्य शक्ति थी। मैंने लोगों की तरह झंडा फहरा करके मैं नेता हूं करके नहीं दिखाया। मैं आज भी बताना चाह रहा हूँ, कोई कितनी भी क्रांति लड़ ले, कोई कितने लाख करोड़ की पार्टी बना ले, कितना ही दम भर ले, कितना ही आंदोलन कर ले, जो काम जनकवि की आत्मा सोच करेगी वो काम तुम नहीं कर पाओगे। मेरा वादा है अभी भी
आज भी समझ जाओ, इस कवि को उपेक्षाओं के गर्त में धकेलने की कोशिश मत करो। इस बात को सोचो, समझो। अगर आज आप इससे चूक जाओगे तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा इस देश के अंदर। मैंने कई बार दावे कर दिए। यह देश दैनिक शक्तियों का देश है, इसमें दिव्य आत्माएं अवतार लेती हैं, तो आप उनको सब भूल गए, अपने नेतागिरी को झाड़ने आ गए। क्या है जन कभी देखा किसी ने इस मिनी उत्तराखंड की सरजमी पर, जिसने 3 दशक अखबारों से कलम चला रखी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रखे हैं, गरीब अबोध बच्चों को हमारे नेत्र सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, सन 96 के मंच में मौजूद थे, वो आज भी हमारे बीच में है। मेरा सौभाग्य है, ऐसे महापुरुषों को नमन करूंगा। सन 96 के दीप प्रज्वलन में हमारे साथ खुद नेत्र सिंह जी थे, जिन्होंने आज यह दीप प्रज्वलन किया था। तो इसको समझे, अपनी आजादी के लिए उठिए। हम आजादी किस बात की मांग रहे हैं? हमें कानूनी की आजादी, हमें धार्मिक आजादी, हमें सामाजिक आजादी, हमें शैक्षणिक आजादी, हमें अपनी उन्नति की आजादी होनी चाहिए। लेकिन इस आजादी को हमेशा गुलामी के कटघरों में खड़ा कर रखा है। न शिक्षा का अधिकार, न रोजगार का अधिकार, न धार्मिक अधिकार, न सामाजिक अधिकार। आज सब उपेक्षित है, पीड़ित है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, तो इस तरह से ये सन 96 में इस मांग हमारी मंजूर हुई। उसके बाद आईटी देवगौड़ा ने इसमें 25 अगस्त 1996 को अपनी सहमति दी। 15 अगस्त को तो इसको संसद ने सहमति दी, राज्यसभा एवं लोकसभा में। यह 10 अगस्त से संसद में पहुंची थी। तो उसके बाद 9 नवंबर 2000 को अलग राज्य 19वां राज्य हमारा बन गया। और ये राज्य बनने के बाद वह हुई, जैसे अंग्रेजों से मैं क्यों जोड़ रहा हूं उत्तराखंड राज्य के आजादी की लड़ाई को देश की आजादी की लड़ाई से? ये दोनों आजादियां एक ही हैं। जब देश की आजादी हुई तो यहाँ के माफियाओं ने और जाति धर्मवादी पाखंडियों ने फिर से अपने देश की संपत्ति पर अपनी सत्ता जमा ली और अंग्रेजों की चमचागिरी करते रहे। उसी प्रकार से उन उत्तराखंडी आला आकाओं ने भी, उत्तराखंड के आला आकाओं ने भी इस राज्य को प्राप्ति के बाद देहरादून में मौज उड़ाई। 15 साल के अंदर 10 मुख्यमंत्रियों ने राजधानी गैरसैंण के नाम से करोड़ों रुपया उड़ाया। यहाँ की सुख समृद्धि का अपार विदोहन किया, बाहरी लोगों के हवाले की। आज भी हमारा भारत में उत्तराखंड गरीबी के दौर पर यहाँ के लोगों की बेरोजगारी, अशिक्षा और यहाँ पर चल रहे कुफैशन, कुशिक्षा, यहाँ की मान मर्यादा सब नष्ट कर दी गई है। ईसाई मिशनरियों ने आज हमारी उत्तराखंड की परंपरा को नाश कर दिया है, मर्यादा को। इसलिए हमारा उत्तराखंड निरंतर अश्लील हरकतों, फैशन शिक्षा, कुफैशन शिक्षा में डूबता जा रहा है और हमारा उत्तराखंड दुखी होता जा रहा है। यहाँ के अधिकार हक डूबते जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि और दिव्य भूमि, स्वर्ग भूमि, रत्न भूमि, शीर्ष भूमि, इसकी सुख समृद्धि के लिए हमें फिर से नई आजादी लड़नी। नई आजादी का मतलब हमारी शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा। आज इस्लामी मिशनरियों को ला करके तुमने उत्तराखंड की मान मर्यादाओं को जो मजाक किया है, उसका कारण तुमको केदार के जैसे प्रलयंकार भुगतने पड़ेंगे। तुमने जो पाप कर रखे हैं उनका अंजाम तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। एक जन कवि की चुनौती है। जब केदार प्रलयंकार हुआ था उससे 6 महीने पहले मैं जन कवि अपने साथी पत्रकार को बता दिया था कि उत्तराखंड में महाविनाश की लीला शुरू होने वाली है, ब्राह्मणवादियों सबल। आज भी पूछ सकते 6 महीने के अंदर में। क्यों? क्या है केदार? केदार का मुख्य पुजारी कौन है जानते हो? केदार का मुख्य पुजारी केरल का ब्राह्मण है। वहां 5 पुजारी होते हैं, 4 उत्तराखंड के, 1 केरल। क्यों होता है केरल? तो आपको बता देता हूं, केरल में 728 में इस हिंदू धर्म का आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने जन्म लिया था। 12 वर्ष की उम्र में वो जोगी बन गया, साधु बन गया, तपस्वी बन गया। वहां से बनारस होते हुए गया, मथुरा, काशी, हजारों तीर्थों को एक लगाते हुए लास्ट में उत्तराखंड आया। उत्तराखंड में आया, उसने सुंदवा राजा की फौज अपने साथ लेकर के उत्तराखंड के लाखों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवा दी।
आखिर क्यों? तो साथियों, लाखों बौद्ध भिक्षुओं की जो है हत्या करवा दी गई और उसके बाद अंततः आदि जगत गुरु शंकराचार्य केदार धाम पर पहुंच गए। तो वहां बैठते ही उनके प्राण हर लिए। जाने कौन सी ऐसी शक्ति थी जिन्होंने 32 साल की उम्र में शंकराचार्य के प्राण हर लिए, क्योंकि सब कर्मी धरनी यही मिलती है। तब से न जाने कितनों के प्राण हर लिए इन दिव्य शक्तियों ने। अभी केदार प्रलयंकार का जैसा उदाहरण आप लोगों के सामने है। और केदारी नहीं, आप जानते हो केरल में भी कितनी बड़ी त्रासदी हुई थी, कितना बड़ा प्रलय हुआ था, कितने लाखों लोगों की जान गई थी। तो आखिर क्यों ऐसा होता है? जैसे को तैसे। इसलिए मैं कहता हूं, जाति, धर्म, संप्रदाय और स्वार्थों को छोड़ो, सब एक वर्ग में बंधो और अंतरजातीय बंधनों को, अंतरजातीय व्यवहारों को जोड़ो, अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों को जोड़ो, सब मिलजुल के रहो, समाज की उन्नति के लिए बढ़ो, एक दूसरे को नीचा मत गिराओ, ऊंच नीच भेदभाव, असमता विषमता को हटाओ और उन्नति का रास्ता बनाओ। सबको समान अधिकार दो, सबको समान शिक्षा का अधिकार दो, सबकी उन्नति के लिए आगे बढ़ो। यही हम चाहते हैं, यही हमारी आजादी होगी। इस आजादी के इतिहास को यहीं पर समाप्त करते हुए मैं उत्तराखंड का एक छोटा सा कुमाऊनी गीत आपको सुनाता हूं और धन्यवाद देता हूं। मैं आज हमारे बीच में जो हमारे नेत्र सिंह जी हैं, उन्हें बहुत अर्जेंट जाना है। मैं उनसे आप कह सकता हूं कि अपने कार्यभाग को आप जाके संभालें। आपके योगदान के लिए हम अधीरी हैं और भविष्य में भी हम आपका यही जो है सहयोग हमें मिलता रहेगा। आप जैसे महापुरुषों ने भी इस जनकवि की दबी हुई आवाज को बुलंद करने का जो साहस दिया है, वो वास्तव में जनकवि के शोध में एक स्मरणीय रहेगा। क्योंकि जनकवि 3 साल से यही शोध लिख रहा है, जो दर्द है कि यहाँ पर इकट्ठा तो उतना नहीं कर सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर जो पुस्तक लिख रहा है कवि 500 उनका कविताओं का, तो उसमें आप लोगों का अग्रणी नाम है। नीरज जी, हमारे हर्षित जी, हमारे सुरेंद्र सिंह जी, सब इनका मैं नमन करूंगा और इसमें हम आगे को इनका आपका नाम इसमें अमर होगा। इसमें धन्यवाद नेत्र सिंह जी को।